आज हम रॉल्स लॉ को डिटेल में स्टडी करेंगे और इस रॉल्स लॉ द्वारा विलयनों को आदर्श और अनादर्श विलयन के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उनको हम डिटेल में लेकर के चलेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने देखा था कि रॉल्स लॉ के अनुसार विलयन का वाष्प दाब विलायक की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, विलयन का वाष्प दाब PS है और विलयन की मूल भिन्न X0 है, तो राउल नियम के अनुसार PS प्रोपोर्शनल टू X0 होगा। यदि इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो एक स्थिरांक की आवश्यकता होती है और वो स्थिरांक हम P0 के रूप में लगाते हैं, तो PS बराबर X0 P0। जैसा कि अभी बताया कि P0 क्या है, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जिस टेम्परेचर पर उसे हम स्टडी कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर। पूर्व में भी मैंने बताया था कि विलयन के घटकों का मूल भिन्नों का योग 1 के बराबर होता है। जब शुद्ध विलायक है तो विलेय का मूल भिन्न 0 होगा, तो X0 जो शुद्ध विलायक का मूल भिन्न है उसका मान 1 होगा। उस परिस्थिति में जब X0 1 है तो समीकरण 1 के अनुसार PS बराबर P0 के बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम विलयन में विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं तो विलेय के मूल भिन्न के मान में वृद्धि होती है, तो X0 के मान में कमी होती जाती है और X0 P0 के गुणनफल का मान कम होता जाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं इन दोनों का गुणनफल PS के बराबर है, विलयन का वाष्प दाब कम होता जाता है। इस स्थिति को हमने स्टडी किया था जब अवाष्पशील विलेय को घोलकर विलयन हम बना रहे थे। लेकिन यदि दोनों ही घटक वाष्पशील हैं तो फिर हम उस विलयन के वाष्प दाब को कैसे निर्धारित करें, इसको आज हम सीख करके चलेंगे। जब दोनों घटक विलयन के वाष्पशील हैं तो जो वाष्प प्रावस्था बनती है उसमें दोनों ही घटकों का अपना अपना योगदान होता है और कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। मान लें हम कि दो घटक A और B हैं। इनके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA0 और PB0 हैं और जो कुल वाष्प दाब हमें प्राप्त हुआ है उसमें इनकी आंशिक वाष्प दाब पार्शियल वेपर प्रेशर के मान माना PA और PB हैं। विलयन बनाने में दोनों की जो मात्रा ली गई है उसके अनुरूप इनके मूल भिन्न के मान XA और XB हैं। तब जो समीकरण 1 हमने पूर्व में लिया है उसको इन विलयनों पर अप्लाई करें तो समीकरण 2 और 3 हमें प्राप्त होती हैं। समीकरण 2 1 के अनुरूप है, घटक A के अनुरूप है, जिसमें घटक A का आंशिक वाष्प दाब बराबर घटक A के मूल भिन्न इंटू घटक A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अर्थात PA बराबर XA इंटू PA0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार घटक B के लिए PB बराबर XB PB0 हमें प्राप्त होता है। चूंकि विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, मान लें यदि विलयन का कुल वाष्प दाब P है तो इस P का मान PA प्लस PB के बराबर होगा और इन P और PB के मान समीकरण 2 और 3 से इसमें जब हम प्रतिस्थापित करें तो P बराबर XA PA0 प्लस
PV नॉट XB जो समीकरण 4 द्वारा प्रदर्शित कर रखा है हमने, हमें मिलेगा। हमें मालूम है कि दो घटक हैं तो दोनों घटकों के मूल भिन्न का योग 1 होगा। यहाँ किसी एक घटक का, जैसे हम यहाँ b का ले रहे हैं, तो XB बराबर 1 - XA होगा। इस मान को समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ XB के स्थान पर हमने 1 - XA को प्रतिस्थापित किया। अब इसे सॉल्व किया तो P बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट 1 - XA से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस PB नॉट XA हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ से PA नॉट XA और PB नॉट XA से XA को यदि हम कॉमन लें तो देखिए क्या मिलेगा, P बराबर PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट। ये समीकरण जो 5 है ये तो कुल वाष्प दाब को संगठन कंपोजिशन के सापेक्ष प्रदर्शित कर रहा है, और समीकरण 2 और 3 थी वो अलग अलग घटकों के वाष्प दाबों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन समीकरणों की प्रकृति को हम देखें तो ये रेखीय समीकरण की प्रदर्शित लाइन, स्ट्रेट लाइन की समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। y = mx + c, m स्लोप होता है और c उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। यदि इन 2, 3 और 5 समीकरण को हम ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त करें तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, वाष्प दाब और कंपोजिशन, तो हमें स्ट्रेट लाइन्स प्राप्त होती हैं। जैसे मैंने इस ग्राफ पर दिखाया है, यहाँ देखिए कि XA = 1 शुद्ध A को प्रदर्शित कर रहा है, शुद्ध XB = 1 शुद्ध B को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे जैसे A में B मिलाते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन का मान इधर बढ़ता जाएगा और इस दिशा में B की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि B में A मिलाएं, जब B में A मिलाएंगे तो फिर ये B में A मिलाएंगे तो A की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी A की मोल भिन्न का मान बढ़ता जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन को अभिव्यक्त करेगा। समीकरण 2 में आप ध्यान से देखिए कि जो शुद्ध अवस्था में है तो XA का मान कितना था, PA नॉट, और जब B शुद्ध अवस्था में है तो उसके आंशिक दाब का मान कितना था, PB नॉट के बराबर था। तो ये बिंदु जो हैं ये और ये किसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, शुद्ध अवस्था में A के वाष्प दाब को, और जैसे जैसे A में B मिलाते जाते हैं तो इसके वाष्प दाब का मान घटता जाता है और ये इस लाइन के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे मान लिया मैं इसे फर्स्ट लाइन कह देता हूँ, और B में अगर A मिलाएं तो ये इस कर्व के द्वारा अभिव्यक्त होता है, जिसको मान लिया मैं लाइन सेकंड कह देता हूँ। और मिश्रण के अगर हम लेकर के चलें, जो समीकरण नंबर 5 है वो इस तीसरी लाइन के द्वारा, थर्ड लाइन हम कह रहे हैं, इसके द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। ये जो सरल रेखाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, इन सरल रेखाओं की प्रकृति रेखीय प्रकृति है और ये हमें स्मूथली चेंज यानी प्रोपोर्शनल रिलेशन को अभिव्यक्त कर रही है। यदि कोई विलयन यदि किसी विलयन के लिए संगठन और वाष्प दाब में ग्राफ सरल रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है तो वह हम कहते हैं राउल नियम का पालन कर रहा है, और राउल नियम का पालन करता है तो विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। अनेक विलयन ऐसे हैं जिनके लिए संगठन और वाष्प दाब कर्व वक्र सरल रेखाओं के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। अगर इन विलयनों के लिए ये वक्र सरल रेखाओं के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वो राउल नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, और रॉल्स लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो आदर्श विलयन नहीं होंगे, अनादर्श विलयन होंगे। तो आदर्श विलयन वे विलयन हैं जिनमें रॉल्स लॉ का पालन होता है, और रॉल्स लॉ का पालन किन परिस्थितियों में होता है ये देखिए कि जब दो घटकों को हम मिलाते हैं तो एक विलेय मान होता है, दूसरा विलायक है। जब विलेय है, शुद्ध अवस्था में रखा हुआ है, तो विलेय के अणुओं के मध्य अंतराणविक बल कार्य कर रहे हैं,
विलायक शुद्ध अवस्था में रखा हुआ है तो विलायक और विलायक अणुओं के मध्य अंतराणविक बल कार्य करते हैं। लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो तीसरा अंतराणविक बल और आता है, वो विलेय और विलायक अणुओं के मध्य कार्य करता है। यदि विलेय और विलायक अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल विलेय विलेय विलायक विलायक अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल के बराबर है तो वह रॉल्स लॉ का पालन करेगा। और रॉल्स लॉ का पालन करेगा तो जो आदर्श विलयन हमें प्राप्त होगा उसके, या जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसके वाष्पदाब का मान दोनों घटकों के वाष्पदाब के कंट्रीब्यूशन के बराबर ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वे विलयन जिनके विलेय विलायक अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल का मान विलेय विलेय विलायक विलायक अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल के बराबर है तो वो आदर्श विलयन होंगे। जब आदर्श विलयन होते हैं, अंतराणविक बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उनमें निहित ऊष्मा के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विलेय के अंदर निहित ऊष्मा प्लस विलायक के अंदर निहित ऊष्मा, और जब दोनों को मिला दिया विलयन बन गया तो विलयन में और तीसरी पार्ट आगे अगर अंतर निकालेंगे तो उसका मान शून्य होता है। यानी विलयन बनाने पर ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी और ना ही उत्सर्जित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊष्मा परिवर्तन, ऐसे विलयनों में ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होता है, अर्थात डेल्टा H बराबर 0 होता है। चूंकि अंतराणविक बलों का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, अतः आयतन के मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विलयन का आयतन विलेय और विलायक के कुल आयतन के बराबर होगा। जैसे मान लिया कि 1000 ml हमने विलेय लिया है, 1000 ml विलायक लिया है, तो दोनों का योग 2000 ml हुआ। विलयन का आयतन भी 2000 ml होगा। विलयन बनाने पर आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? 0, डेल्टा V = 0 होगा। लेकिन यदि अनादर्श विलयन है तो इन बलों के मान में परिवर्तन आएगा, या तो विलयन बनाने पर अंतराणविक बल बढ़ जाते हैं अथवा घट जाते हैं, तो उस स्थिति में डेल्टा V का मान शून्य नहीं होगा। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वे विलयन जो रॉल्स लॉ का पालन करते हैं, जिनके लिए डेल्टा H बराबर 0 हीट चेंज ऑन मिक्सिंग 0 होता है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग 0 होता है, अर्थात डेल्टा V = 0 होता है, आदर्श विलयन होते हैं। और इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो वो अनादर्श विलयन होंगे। आदर्श विलयनों के कुछ उदाहरण, तो ये वो उदाहरण होंगे जिनमें विलेय और विलायक दोनों ही लगभग समान संरचना रख रहे होंगे, उनके अणुओं के मध्य समान फंक्शनल ग्रुप होंगे, समान अंतराणविक बल होते हैं, दोनों को मिक्स करने के बाद में कोई अंतराणविक बलों में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसके उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ,